नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपके शिक्षक बनने को लेकर के टारगेटेड हैं और हम लगातार जो है यूपी टेट के मनोविज्ञान की क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप सीटेट को नहीं कवर करते हैं। मित्रों, जितने भी मनोविज्ञान के चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सभी चैप्टर यूपी टेट के साथ साथ सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं यूपी टेट इस वजह से इसके ऊपर लिखता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम यूपी टेट का थंबनेल लगाते हैं, है ना। आज हम इस वीडियो में मित्रों आप सभी के विशेष मांग पर, यह वीडियो डीएलएड स्पेशल भी हो सकता है, लेकिन हाँ यूपी टेट के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने जो है शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपसे बहुत ज़्यादा यूपी टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं, उन सभी पर एक विशेष चर्चा के साथ यह पूरी वीडियो आपके बीच जा रही है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइएगा और एक छोटा सा कमेंट, मोटिवेशन कमेंट हमें अपने कमेंट बॉक्स में आप हमारे लिए लिख सकते हैं, जिससे आगे भी हम आपका सहयोग दुगने उत्साह के साथ कर पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों शिक्षण विधि। शिक्षण क्या होता है मित्रों? सबसे बड़ी बात पहले आप समझिए कि शिक्षण क्या होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि थोड़ी थोड़ी माने आप समझिए, क्योंकि डायरेक्टली आप याद करेंगे तो उससे पहले भी आपको कुछ आना चाहिए। शिक्षण क्या होता है मित्रों? शिक्षण एक शिक्षार्थी का नहीं, शिक्षण जो होता है एक टीचर का हथियार होता है, बस इतना समझिएगा। शिक्षण क्या होता है? एक टीचर का औजार होता है जिसके माध्यम से वह अपना कार्य आसानी से करता है। एक शिक्षक का कार्य क्या होता है? बच्चों के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। कल मैंने जो है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य आपको बताया था कि मित्रों शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है कि शिक्षक अपने शिक्षार्थियों अर्थात शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन जो लाता है वही होता है शिक्षण का उद्देश्य। तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली अगर बात करें शिक्षण कैसी प्रक्रिया है तो मित्रों शिक्षण जो है एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आमतौर पे शिक्षण जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? द्विध्रुवी प्रक्रिया। द्विध्रुवी प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें जो है शिक्षण में क्या होता है, एक टीचर होता है और एक विद्यार्थी होता है या उसे हम शिक्षार्थी कहते हैं। इन दोनों के बीच में संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा को आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात शिक्षण करने के लिए संप्रेषण अति आवश्यक होता है। ठीक है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसे किसने कहा था? ठीक है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसे किसने कहा था? तो जॉन एडम्स साहब ने इसे जो है कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जॉन एडम्स साहब ने कहा था। अगर आपसे कहा जाए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, क्या कहा जाए? शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपसे कहा जाए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यह मित्रों जॉन डीवी साहब ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी। ठीक है, आप आगे जॉन लिख लीजिएगा। जॉन डीवी साहब ने कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, लेकिन बेसिकली अगर आमतौर पे बात किया जाए शिक्षण जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है। उम्मीद है कि आपके सामने शिक्षण को आप समझ गए होंगे और आपको दो क्वेश्चन आप तैयार कर लिए होंगे। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन एडम्स साहब ने कहा। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डीवी साहब ने कहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब मित्रों प्रमुख शिक्षण विधियां और उसके जनक की बात करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सीटेट में पूछा गया है। सबसे पहला जो मैंने यहां पे लिखा है आगमन विधि और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है निगमन विधि। क्या लिखा है? निगमन विधि। इन दोनों के जनक मित्रों कौन है? इन दोनों के जनक हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु। मित्रों आगमन विधि और निगमन विधि इन दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। मित्रों अब आपको आगमन और निगमन विधि में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं जिससे आप समझ जाइए। आगमन विधि का मतलब ये होता है, सबसे पहले आगमन विधि का मतलब ये होता है पहले हम क्या देते हैं? पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम नियम बताते हैं, उदाहरण से नियम बताते हैं। ठीक है, ये होता है आगमन विधि। मित्रों आगमन विधि किसे कहते हैं? इसमें जो है हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, उसके बाद बच्चों को हम नियम बताते हैं। ठीक है, और इस आगमन विधि को हम कहते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या कहते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर इसे बोला जाता है। आप लिखिएगा इसे, अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा। इस आगमन विधि को हम कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली विधि है। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसे आगमन विधि को हम एक और नाम देते हैं सरल से कठिन की ओर। क्या कहते हैं?
सरल से कठिन की ओर। क्या कहेंगे? सरल से कठिन की ओर। मित्रों, आगमन विधि को क्या क्या कहा जाता है? आगमन विधि को कहा नहीं जाता है। आगमन विधि के अंदर ये शिक्षण सूत्र होते हैं। मित्रों, ये शिक्षण विधियां हैं और इस शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये शिक्षण सूत्र होते हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, है ना। इसे लिखा, हर एक शिक्षण विधियों में शिक्षण सूत्र जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां जहां जानना आवश्यक है वहां आप जानिए। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। आगमन विधि, है ना, पहले उदाहरण देंगे तब नियम की तरफ जाएंगे। उसके बाद इसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसे ही हम कहते हैं सरल से कठिन की ओर। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूजन की स्थिति में आएंगे, भैया जब सरल से कठिन की ओर होगा तो फिर इसे हम कैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर कह सकते हैं? मित्रों, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका पहला शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताया उदाहरण से नियम की ओर। जो एक उदाहरण होता है, स्पेसिफाई, जो एक उदाहरण होता है, उदाहरण अपने आप में विशेष होता है। क्या होता है? उदाहरण अपने आप में विशेष होता है। इस वजह से इसे जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर का नाम देते हैं। समझ में आया ना? तो उम्मीद करता हूं इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उदाहरण अपने आप में विशिष्ट होता है। इसी वजह से इसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं। और बेसिक सी बात है, अगर किसी बच्चे को हम पहले उदाहरण देंगे तब समझाएंगे, उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, इसे सरल सी कठिन की ओर भी बोलते हैं। इन दोनों की जनक कौन है? अरस्तु। आगे बात करते हैं मित्रों निगमन विधि। आप गणित और विज्ञान में, ध्यान से सुनिएगा, गणित और विज्ञान में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में रहे होंगे तो आप जरूर सूत्रों का निगमन किए होंगे। क्या किए होंगे? निगमन किए होंगे। मित्रों, सूत्रों का निगमन आप कैसे करते थे? इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता था। अर्थात इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया जाता था? नियम। क्या बताया जाता था? नियम। इसे क्या कहते हैं? नियम से उदाहरण की ओर। क्या कहते हैं? नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि को पहले नियम हम बताते हैं बच्चों को, उसके बाद हम उदाहरण पर जाते हैं। इसे नियम से उदाहरण बोलते हैं। भाई जब कक्षा 11वीं 12वीं में आप पढ़ते थे ना, गणित विज्ञान का कोई डेरिवेशन आपको, अर्थात एक बार आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप उस डेरिवेशन को कर ही नहीं पाते थे, अर्थात निगमन आप नहीं कर पाते थे, है ना। तो कैसा था? कठिन ही था ना। तो निगमन कैसा होता है? कठिन से आसान की ओर होता है। कठिन से आसान की ओर होता है ना। कठिन से आसान की ओर। और एक चीज ये लिख लीजिएगा, यह जो है सामान्य से जब डेरिवेशन आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सामान्य होता है डेरिवेशन। उसके बाद धीरे 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 डेरिवेशन आपका विशिष्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे आप लिख लीजिएगा। हर एक शिक्षण विधियों में नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ शिक्षण विधियों में जहां बताना आवश्यक है शिक्षण सूत्र, वहां मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक है अरस्तु, लेकिन आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाता है। मैंने क्लियर किया कैसे, क्यों। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर आगमन विधि। निगमन विधि बिल्कुल आगमन विधि का विपरीत होता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, कठिन से आसान की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। तीसरे शिक्षण विधि पर चलते हैं मित्रों, संवाद विधि। क्या है? संवाद विधि। संवाद विधि के मित्रों जनक कौन है? प्लेटो हैं। ध्यान रखिएगा, संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। अब संवाद विधि क्या होता है? जैसे हम और आप आते हैं, जैसे हम हैं, अगर पीछे हमारे डिजिटल बोर्ड होता तो हमें लिखने की आवश्यकता थोड़ी थी। हम इसे रिमोट दबाते और पीछे जो है आसानी से चलता रहता और मेरा लेक्चर चलता रहता है। इसे ही हम और आपका क्या कहते हैं? संवाद विधि बोलते हैं, है ना। तो संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है ना, धीरे धीरे व्यवस्था होगी। चलिए, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। आगे बात करते हैं मित्रों चौथा, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है मित्रों? ध्यान रखिएगा, यहां पर इतने जो 1 2 3 जो काले स्केच से मैंने लिखा है, काले मार्कर से, ये सभी चीजें जो है, सारी विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद सबको करना है, लेकिन जितने काले पेन से लिखे गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि के जनक मित्रों विलियम किलपैट्रिक हैं। कौन है? विलियम किलपैट्रिक। मित्रों, प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, आप सभी लोग जानिएगा कि पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए जो बच्चों से हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराते हैं, उसी को हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है मित्रों? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब यह होता है, जब आप कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो आपके गुरुजी आपसे कहते थे, बेटा आज जो है इस सूत्र का एक चार्ट बना के लेके चले आना। तो चार्ट हम बच्चों से बनवाते हैं, बच्चों से हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब कोई दे देंगे यार, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि आप जेसीबी बना के लाओ। आप सभी लोग जानते हैं यार प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। कक्षा 9वीं
नवीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपने प्रोजेक्ट पर काम किया होगा, चार्ट बनाया होगा, मॉडल पेपर का इस्तेमाल आपने किया होगा, तमाम सारी चीजें जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपने किया होगा पाठ्य वस्तु को आसान बनाने के लिए, है ना। तो पाठ्य वस्तु को आसान बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करके हम शिक्षण विधि को करते हैं या शिक्षा सीखते हैं, उस विधि को हम प्रोजेक्ट विधि के रूप में जानते हैं। और इस प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक महोदय हैं। कौन है? विलियम किलपैट्रिक महोदय। ध्यान रखिएगा। पांचवें की बात करते हैं मित्रों। पांचवा शिक्षण विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, या इसे ही कहते हैं खोज विधि, या इसे ही कहते हैं अन्वेषण विधि। मित्रों, अन्वेषण विधि, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बच्चा, आप मैथ के टीचर बन गए, आपसे आया सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने के अलावा 3-4 स्टेप आपने बता दिया, आगे कह दिया बेटा जाओ, अब इसके आगे आप इसी तरीके से कर सकते हो, आप तो बुद्धिमान हो, है ना। तो मैं बच्चों को जो है 4-5 लाइन पढ़ाया, मतलब स्टेप बताया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। अब बच्चा अपने घर जाएगा और उस गणित के क्वेश्चन पर अपना शोध करेगा, अपना खोज करेगा, इस्तेमाल करेगा, काफ़ी सारे उसमें कॉन्सेप्ट लगाएगा, तब जाकर के कहीं वो उत्तर पाएगा। ऐसे बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में। तो खोज विधि यही होता है। इसे ही हम ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे हम देसीय भाषा में खोज विधि भी बोलते हैं, और इसे हम अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। और इसके जनक मित्रों कौन है? आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। ध्यान रखिएगा, खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, यह एक ही विधि का नाम है, और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आर्मस्ट्रांग महोदय। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों छठे की। खेल विधि के जनक कौन है? मित्रों, खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कुक महोदय हैं। कैसे? आपको कुछ चीज़ें मैं कुछ ये सभी चीज़ें आपको 2-3 बार वीडियो देखने पे याद हो जाएगा, लेकिन खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कुक। यहाँ पे कुक लिखा गया है। कुक का मतलब क्या होता है? कुक का मतलब होता है खाना बनाना, है ना। अर्थात अगर कोई प्लेयर जो है खेल में ज़्यादा रुचि लेता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा? उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा खाना, अर्थात भोजन, जिससे उसे ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि वह मैदान में बहुत ज़्यादा देर तक अपना समय व्यतीत करता है। इस वजह से उसे किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। इस वजह से खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कुक हैं, है ना। याद करने के लिए बताया, इसका कारण ये नहीं है ना। तो खेल विधि के जनक हेनरी कुक। आगे बात करते हैं सातवां। बहुत पहले 2016 से पहले लगातार एक क्वेश्चन आता था, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है ना। जो LKG UKG आपके नए स्कूलों में चलता है। जब हम पढ़ते थे तो LKG UKG नहीं चलता था, पहले शून्य में होते थे, डायरेक्ट एक में आ जाते थे, है ना, जब हम पढ़ाई करते थे। अभी वर्तमान के समय में जब आपके बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे, या आज आपका छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा होगा, तो पहले 0 में जाता है, फिर LKG पढ़ाता है, फिर UKG पढ़ते हैं, तब 1 में जाते हैं। उनकी 7-8 साल की उम्र में फर्स्ट में जाते हैं तब, है ना। तो हम लोग तो कक्षा 5वीं में 1 में चले आए, कक्षा 5वीं कह रहे हैं, 5 साल की उम्र में मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, है ना। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट था, लेकिन पहले ज्यादा पूछा गया है, हो सकता है आपके समय में भी आ जाए। तो किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल महोदय हैं। 8वें की बात करते हैं मित्रों, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है ना। जिसके बारे में बताना आवश्यक था, मैंने बताया, है ना। जिसके बारे में बताना आवश्यक नहीं है। सभी किंडरगार्टन का मतलब होता है कि खेल विधि, किंडरगार्टन का मतलब होता है प्ले ग्रुप। बच्चा जो है बगीचे में जिस तरीके से खेल के सीखा जाता है, वैसे यहाँ भी है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। आगे बात करते हैं 9वां, प्रश्नोत्तर विधि। मित्रों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। आगे बात करते हैं 10वां, अवलोकन विधि। किसी चीज को अवलोकित करके, अर्थात देख करके सीखना। अवलोकन विधि के जनक कौन है? सिम्पसन महोदय हैं। ध्यान रखिएगा, अवलोकन विधि के जनक कौन है? सिम्पसन महोदय हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों 11वें शिक्षण विधि की। 11वां शिक्षण विधि है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये रेखीय और 12वां साखीय, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आप जो नोट सोर्स पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा यही दिया गया है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक जो है BF स्किनर महोदय हैं। लेकिन 2017 के जूनियर यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया कि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है। तो दोनों आपको याद कर लेना है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक जो है BF स्किनर महोदय हैं। कौन है? BF स्किनर महोदय। और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक जो है J क्राउडर महोदय हैं। कौन है? J क्राउडर महोदय। तो दोनों याद रखिएगा। रेखीय का कौन है? BF स्किनर महोदय। साखीय का कौन है? J क्राउडर महोदय है। अच्छा, रेखीय और साखीय का मतलब क्या होता है? रेखीय का मतलब एक रेखा में, है ना। जैसे कि अगर बच्चे को हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं
तो पहले बच्चे को हम परिभाषा बताएंगे और बच्चे से कहेंगे बेटा परिभाषा रट। जब तक लड़का परिभाषा रट नहीं लेगा तब तक हम उसके आगे वाले स्टेप पे कदम ही नहीं रखेंगे। ये होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का मतलब जे ग्राउटर साहब ने क्या बताया, इसमें ये बताया कि यार पहले परिभाषा बता दो, उदाहरणों बता दो, है ना। अर्थात शाखा कैसे, पेड़ की शाखाएं कैसी होती हैं, ये जो है मल्टीपल होती हैं। कैसे होती हैं, मल्टीपल होती, इस तरीके से चलती हैं। अर्थात बच्चे को यार परिभाषा बता दो, उदाहरण भी बता दो और कई सारी चीजें बता दे। अगर नहीं बच्चे को आता फिर दोबारा से बताया जाएगा, है ना। तो शाखीय में मल्टी डायमेंशनल चलता है, बहुआयामी शिक्षण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में जो है सीधी रेखा में चलता है, आएगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो फिर उसी को पढ़ाएंगे। एक बार बच्चा एक में फेल हो गया फिर एक में पढ़ेगा, फिर फेल फिर एक में, फिर फेल फिर एक में, इस तरीके का। जब तक एक पास नहीं होगा तब तक 2 में नहीं जाएगा। ठीक है। अब जो आगे लिखा गया है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। 13वां है मित्रों ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के जनक ड्रेकाली ही है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 14वां ब्रेल लिपि, जो अंधों को जो है सिखाया जाता है, उभार वाले जो होते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में आप आसानी से जानते हैं, ये जब आप यूपी टेट और सीटेट के परीक्षार्थी नहीं रहे होंगे या बीएड बीटीसी के प्रशिक्षु नहीं रहे होंगे तब भी आप इन चीज़ों को जानते होंगे। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, बताइएगा। ब्रेल विधि क्या होता है, अंधों को जो है जो सिखाया जाता है, इसके जनक कौन है, लुईस ब्रेल महोदय हैं। कौन है, लुईस ब्रेल महोदय। 15वें की बात करते हैं मित्रों, प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जो है कमेनियस महोदय हैं। कौन है, कमेनियस। ये 16वां जो है इंपॉर्टेंट है, 16वां इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसे आप आसानी से ध्यान रख लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर को जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। नोट्स तो आपको जरूर बनाना है, बिना नोट्स के आप जीवन में कभी याद ही नहीं कर पाएंगे सभी चीज़ें। बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है, महात्मा गांधी साहब ने है। कौन है, महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा विधि के जनक महात्मा गांधी महोदय हैं। आगे बात करते हैं 17वां प्रश्नावली विधि। ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक मित्रों सुकरात हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो प्रश्नावली विधि के जनक जो है वुडवर्थ महोदय हैं। कौन है, वुडवर्थ महोदय। आगे बात करते हैं 18वें की, तो बिनेटिका विधि। अब इसके बारे में जानना आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा जाता है तो नहीं बताएंगे, है ना। बिनेटिका विधि के जनक कौन है, कार्ल टर्न है, कार्ल टर्न। 19वां है मस्तिष्क विधि के जनक कौन है, मस्तिष्क विधि के जनक मित्रों आशबर्न है। कौन है, आशबर्न। आगे बात करते हैं पर्यटन विधि। यह भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर्यटन विधि के जनक है पेस्टोलॉजी। कौन है, पेस्टोलॉजी। यहां पे प है, यहां पे प है, ध्यान रखिएगा। पर्यटन पेस्टोलॉजी, पर्यटन पेस्टोलॉजी, ध्यान रख लीजिएगा। 21वें की बात करते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के जनक जो है गुडवार व स्केटर्स महोदय हैं। कौन है, गुडवार व स्केटर्स महोदय। ठीक है। आगे बात करते हैं 22वें की, तो मूल्यांकन विधि। मित्रों मूल्यांकन विधि भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन विधि के जनक कौन है, जेएम राइस। क्या है, राइस। अब इसे कैसे याद करेंगे, इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है, मैंने अपने मन में सोचा, जो राइस, राइस का मतलब होता है चावल। भाई चावल तो वास्तव में इस समय जो है चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप अगर बाहर पढ़ते होंगे, वैसे भी हमसे जुड़ने वाले सभी छात्र जो है ग्रामीण अंचल के होंगे, उन्हें तो चावल का रेट वोट नहीं पता, घर पे होता है खाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ दिन बाहर पढ़ाई लिखाई किया होगा या पढ़ रहे होंगे, तो आप अगर चावल खरीदते होंगे तो आपका बजट जो है डिसबैलेंस हो जाता होगा, है ना। तो आप जब राइस खरीदने जाते हैं तो राइस का अच्छी तरीके से मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आप अपने बजट का सबसे ज़्यादा पैसा राइस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो राइस खरीदने जाएंगे तो मूल्यांकन करेंगे, इस वजह से मूल्यांकन विधि के जनक जेएम राइस महोदय हैं, ध्यान रखिएगा। आगे मैंने जो है 2 शिक्षण विधियां और लिया है, 23वां और 24वां। कौन कौन सा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सभी है, याद आपको सभी करना है। समस्या समाधान विधि। मित्रों समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात महोदय। कौन है, सुकरात महोदय हैं। आगे बात करें 24वें की, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। मित्रों सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक जो है रॉबर्ट बुश है। कौन है, रॉबर्ट बुश। एक बार मेरे साथ जो है रिकॉल करने का प्रयास करिएगा। आगमन विधि निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक विलियम किलपैट्रिक हैं। ह्यूरिस्टिक खोज या अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। खेल विधि जरूरी है खाना, हेनरी कुक है। किंडरगार्टन फ्रोबेल महोदय। मारिया मॉन्टेसरी विधि के। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात महोदय। अवलोकन विधि के जनक सिम्पसन महोदय। अवलोकन विधि के जनक सिम्पसन महोदय। रेखीय अभिक्रमित और शाखीय अभिक्रमित, रेखीय अभिक्रमित BF स्किनर, शाखीय अभिक्रमित जे क्राउडर,
ड्रेकाली के ड्रेकाली है, ब्रेल विधि के लुइस ब्रेल है, प्रक्रिया विधि के कॉमेनियस है, बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी जी हैं, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, विनेटिका विधि कार्लटन, मस्तिष्क विधि आसबर्न, पर्यटन विधि इंपॉर्टेंट पीपी, पेस्टोलॉजी, वैज्ञानिक विधि गुडवार व स्केटर्स, मूल्यांकन विधि राइस खरीदने से पहले हम मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन विधि जेएम राइस, समस्या समाधान विधि सुकरात महोदय हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है, रॉबर्ट बुश महोदय हैं। एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं मिटा करके यहां पे अब लिख देता हूं क्योंकि आपने उतार लिया होगा इसे, ध्यान रखिएगा। सुकरात जो थे, सुकरात के शिष्य कौन थे मित्रों, सुकरात के शिष्य जो है प्लेटो थे। कौन थे, प्लूटो, प्लेटो जो भी आप बोल सकते हैं। सुकरात के शिष्य मित्रों प्लूटो थे। कौन थे, प्लूटो। और प्लूटो के शिष्य मित्रों अरस्तु महोदय थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर थे। यूपी टेट में शायद यह क्वेश्चन आगामी समय में पूछा जा सकता है कि सही क्रम बताइए। क्या पूछा जा सकता है, सही क्रम। सुकरात के शिष्य प्लूटो और प्लूटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर थे, है ना। उम्मीद करता हूं मैंने बेहतर तरीके से शिक्षण विधियां समझाने का प्रयास किया है और यह प्रयास हमारा कैसा लगता है, आपके लिए बेहतर और बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास निशांत ज्ञान की तरफ से करता रहेगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके विशेष मांग पर यह चीज़ें आपके लिए चलाई जा रही हैं। बेशक वर्तमान के समय में यूट्यूब पर मनोविज्ञान देखने वाले व्यूअर्स की संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं यह दावा करता हूं कि आगामी समय में फ्री ऑफ कास्ट इतने ज़्यादा कंटेंट निशांत ज्ञान पर अवेलेबल रहेगा कि आप लोग निशांत ज्ञान को छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। इसी वजह से मैं कहता हूं, चाहे आज वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन आज जो वीडियो देख रहा है निश्चित रूप से बीएड बीटीसी के वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ मात्र एक वीडियो हमारा जाता है। उस वीडियो को देख करके जो बच्चा नोट्स बना रहा है, आगामी समय में यूपी टेट या सीटेट के समय वह अपने आप को उन तमाम बच्चों से बेहतर पाएगा जो बच्चे केवल और केवल डीएलएड के लिए ऑनलाइन क्लासेज घूम रहे हैं, बीएड के लिए ऑनलाइन क्लासेज देख रहे हैं, उनसे वह मजबूत स्थिति में रहेगा। और अगर आप वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं तो जान लगा दीजिए, क्योंकि आगामी समय कंपटीशन का वो दौर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी कमजोर हुए तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अब पढ़ने वाला हर कोई है, हर कोई पढ़ रहा है, नौकरी के लिए पढ़ रहा है। कौन नहीं चाहता है कि इसे नौकरी ना मिले, तो बेहतर करना है ना। चलिए फिर से मैं कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस रख हौसला, न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज यह संघर्षों का दिन है तो यकीन मानिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही आरामदायक होगा। जो व्यक्ति 18 से 25 साल की एज में बेहतर काम कर लेता है, ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दे देता है, 25 साल के बाद वह बहुत ही ज़्यादा सुख करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बोलना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ज्ञान ज़्यादा देने लगते हैं। पहले मैं पढ़ाता हूँ, पहले शिक्षक धर्म का पालन करता हूँ, उसके बाद मैं सामाजिक धर्म का भी पालन करता हूँ, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।